हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है, जो बायोलॉजी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, लिखने वाले, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, उन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। ये छाट छाट के लाया हूँ और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। हर एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। तो जो रसांकुर छोटी आंत में, विशेषकर शेषांत्र जिसे इलीनियम कहते हैं, वहाँ पाया जाता है। ये आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक, लगभग 10 गुना बढ़ा देता है। इस प्रकार के ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। जो पचा हुआ भोजन का जो अवशेष होता है ना, उसके अवशोषण में ये बहुत सहायता करता है। ये देखिए एक रसांकुर के कैसा होता है, ये आकृति है उसकी रसांकुर की। आप चित्र वगैरह बनाकर दिखा सकते हैं। चित्र अगर बना सकते हो तो बनाना, इससे आपका प्रेजेंटेशन और निखर के आएगा। अगला प्रश्न है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। तो आहार नाल में पचित भोजन में अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। प्रोटीन्स क्या है, इनका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, प्रोटीन की संरचना जटिल होती है। ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती हैं। ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनती हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि भी इनके आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं। इनकी संयोजन इकाइयाँ अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन विशेषता दूध, मांस, दालों व हरी सब्जियों में मिलते हैं। धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। धमनी क्या होता है। रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करता है। जिन वाहिनिकाओं में रुधिर को भेजता है उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। और धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती है और शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। ठीक है, ये आर्टरी होता है, ये हमारा वाइन्स होता है। ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। तो लार, जो बच्चे के मुंह में लार होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तन पोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है, जो पाचन में सहायक होता है। और पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये बार एग्जाम में आता है, तो ये नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको एग्जाम में जरूर आएगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहे संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए। संतुलित भोजन, संतुलित आहार वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ये तत्व उसमें सही मात्रा, गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। तो ये होता है संतुलित भोजन। इसमें क्या होता है, संतुलित भोजन निम्न चीज़ों पर निर्भर करती है। व्यक्ति की आयु पर, लिंग पर, व्यक्ति के शरीर के आकार पर, जलवायु पर और उसके शारीरिक श्रम पर, इन सब बातों पर संतुलित भोजन निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो वायवीय श्वसन एक तरफ लिख दिया, एक तरफ लिख दिया अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या, पहला है, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। अवायवीय में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अतः अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हम में भी वायवीय श्वसन होता है। केवल कुछ पौधे, कुछ जंतुओं में या फिर मांसपेशियों में ही अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है,
ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वायवीय श्वसन में, और इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। ऊर्जा काफ़ी मात्रा में निर्मुक्त होती है, जैसे कि 673 किलो कैलोरी, और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, जैसे 21 से 24 किलो कैलोरी तक बस। निर्मुक्त ऊर्जा के अनुबंधन के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, और इसमें एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो ये होता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हर साल आता है। अगला है क्वेश्चन, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन, और यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन में, और ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है। श्वासोच्छ्वास में इसमें ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन में, इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है श्वसन में। श्वासोच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि बनते हैं श्वसन में, और श्वसन सतह का वातन होता है इसमें। ये कोशिका में संपन्न होती है, कोशिका में संपन्न होता है, और कोशिका से बाहर संपन्न होती है श्वासोच्छ्वास। ये अंतर भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। श्वसन तथा दहन में अंतर तो आते ही है, देखो कितनी बार पूछा गया है। तो श्वसन क्या होता है? ये एक जैविक क्रिया है, जबकि दहन एक रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है श्वसन में, और इस क्रिया में ऊर्जा एक साथ निकलती है दहन में। शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है श्वसन में, और तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है दहन में। दहन मतलब जलाना। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है श्वसन में, और दहन में ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकारों द्वारा सामान्य ताप पर संपन्न होता है श्वसन में, और दहन में संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। दहन मतलब जलाना। अगला क्वेश्चन, अंतर है सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव क्या होता है? सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है, कभी मोटे, कभी पतले, कभी लंबे, कभी छोटे, है ना। निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कुर्सी पटक के रख दो वैसे ही रहेगी जिंदगी भर। सजीव में प्रजनन क्षमता होती है, बच्चे पैदा कर सकते हैं सजीव। निर्जीव एक कुर्सी रख दोगे, उसके बगल पे थोड़ी ना छोटा सा कुर्सी आ जाएगा। सजीव को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, निर्जीव में भोजन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते। सिंपल। आगे बढ़ते, मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है हमारा, और ये 2 भाग से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। यह रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है, और स्वयं प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। ये लगभग 10% भाग में जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में प्रायः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स, सल्फेट्स, आयोडाइड इनके लवण होते हैं, जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं। यही रुधिर को हल्का क्षारीय बनाए रखते हैं। तो ये होता है प्लाज्मा। ठीक है। रुधिर के वैसे 3 भाग होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो अगर रुधिर के क्या कार्य है? रुधिर का कार्य होता है मेन ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? खून के द्वारा होता है ना। पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, अन्य पदार्थों का परिसंचरण, रोगों से बचाव, घाव को भरना, शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखना, रुधिर का थक्का बनाना, ये सब काम कौन करता है? रुधिर करता है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? बार बार एग्जाम में आ जाता है। तो रुधिर रंगहीन नहीं होता, इसका रंग लाल होता है रुधिर, और लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होती है, और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या मात्रा कम होती है। ठीक है। इसमें क्या होती है? कम होती है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या की मात्रा कम होती है,
और लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। रुधिर में फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक पाई जाती है और लसिका में फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम पाई जाती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। यह अंतर है रुधिर और लसिका में, सिंपल। नेक्स्ट जो अंतर आता है, शीरा और धमनी में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है ना। तो देखो, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं और शीरा शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाले रक्त नलिका शीरा कहलाते हैं। इसमें रक्त की स्पीड अधिक होती है धमनी में और इसमें रक्त की स्पीड कम होती है शीरा में। इसका रंग हल्का नीला होता है धमनी का और इसका रंग लाल होता है शीरा का। इसमें जो रक्त दाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं और इसमें रक्त दाब कम होता है इसलिए इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनी में और शीरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, इसमें भी अपवाद है, जैसे कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शीरा में भी शुद्ध रक्त बहता है, तो ये अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। हर साल पूछा जाता है लगभग। तो पादप शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होता है। पत्तियों में बना हुआ खाद्य पदार्थ उपयोग संचय स्थलों अथवा एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थों का इस प्रकार का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में फ्लोएम द्वारा ऊपर से नीचे की ओर होता है, किंतु विशेष अवस्थाओं में संचय के स्थानों से विपरीत दिशा में भी होता है। खाद्य के स्थानांतरण का कार्य मुख्यतः चालनी नलिकाओं तथा सहकोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। जो वातरंध्र होते हैं ना, उनका उपयोग बताना है। तो उसके बहुत बड़े फायदे हैं, जैसे कि पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता, जैसे वातपोत्सर्जन में सहायता मिलती है, प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया में सहायता होती है, काष्ठीय तनों में बाहर की ओर और अपरज्ञा में छाल उपस्थित होते हैं। इसमें भी कॉर्क कोशिकाएं अनेक स्थानों पर विरल रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिससे नीचे की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पहुंचना आसान हो जाता है। हरे पौधों के तने में रंध्र पाए जाते हैं अतः गैसीय विनिमय आसानी से संपन्न हो जाता है। तो इतना फायदा होता है वातरंध्रों की उपयोगिता से। पिछले साल में पूछा गया था क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो वृक्काणु है ना आपके, ये रचना बनानी है। ठीक है, सिंपल। और इसका कार्य क्या है देखिए। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है, मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट, ठीक है, ग्लोमेरुलस के साथ, और एक लंबी नलिका होती है, जो कि आपको दिख रहा है चित्र में। ठीक है, क्या कार्य है इसका? देखो, रुधिर रीनल नली में बहुत उच्च दाब पर बहता है, जिसमें ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन्स कोशिकाओं में ही रहती हैं, जबकि जल की अधिकांश मात्रा घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। बोमेन संपुट द्वारा छाना जाता है। इस निस्यंद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती, वो भी होता है इसमें। जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। उन वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है, जो शेष रह जाते हैं। अंत में निस्यंद में केवल यूरिया, अन्य वर्ज्य पदार्थ तथा जल रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है, और यह संग्राहक में एकत्रित होकर रहता है। और जब हम पेशाब लगता है, हम सूसू कर देते हैं और सारा शरीर का जो टॉक्सिक होता है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, और पानी पियो और बार बार करते रहो, इससे शरीर की टॉक्सिक बाहर आते रहते हैं और यह अच्छा होता है हेल्थ के लिए।
अगले प्रश्न में आते हैं, वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, पिछले साल नहीं आते, इस साल आ सकते हैं। जब वातपोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, तो वातपोत्सर्जन किसे कहते हैं हम जानते ही हो। ठीक है, कौन कौन से कारण है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर, बहुत ज़्यादा अगर उमस पड़ जाएगी है ना, पर वातपोत्सर्जन कम होता है। आर्द्रता बढ़ने का मतलब बादल आ गए बहुत सारे, ठीक है, बादल आ गए, मेघ हो गया या बारिश हो गई, उस स्थिति में वातपोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर, आंधी आने पर वातपोत्सर्जन बढ़ जाता है। प्रकाश या दिन में वातपोत्सर्जन अधिक होता है, और रात के समय में, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं, इसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति वातपोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। पत्तियों में कितना ज़्यादा स्टोमेटा है, ये चीज़ भी प्रभावित करती है वातपोत्सर्जन को। अगला क्वेश्चन है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। हर साल आता है, 2022 में नहीं आया था तो इस साल ये ज़रूर आएगा 100%। ठीक है, सभी जीवों को जीवित रहने, शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पन्न करने, प्रयोग करने, जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने, भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण होता है। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है। यह अनेक पदों या चरणों में पूरी होती है, जबकि पाचन पोषण की अंतर क्रिया है। ठीक है, तो ये होता है पोषण। पोषण की विधियाँ जैसे स्वपोषण है, परपोषण है। स्वपोषण क्या होता है, वे सभी जीव जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, जैसे सूरज, जल है ना, अपना भोजन बनाते हैं, खुद निर्मित करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं। ठीक है, और ये सब किस में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिनमें पर्ण हरिम होते हैं, ये स्वपोषण करते हैं। परपोषण जैसे हम, वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। आप कहोगे तो सर हम तो खाना किचन में खुद बनाते हैं। भाई तुम किचन में बनाते हो, लेकिन धान से, जैसे गेहूँ है, ये सब तुम अनाज से तुम्हें मिलता है, तुम खुद नहीं बनाते, है ना। परपोषी जीव अपने पोषण के लिए आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं, जैसे कि प्राणी संभोगी पोषण, मृत पोषण, परजीवी पोषण। ठीक है, जो भोजन ग्रहण करने के वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। ठीक है, ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं, उसमें हम भी आते हैं। मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों या उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे अनेक जीवाणु, जैसे कोई मरे हुए जीव जंतु उनको खाता है तो मृतोपजीवी होते हैं। अब आते हैं परजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने कृमि देखा होगा, आंतों के अंदर रहता होगा। खून चूसने वाले मच्छर, ये सब वो जीव हैं लेकिन दूसरे जीवों पर वो निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामांकित चित्र की सहायता से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये दिखाइए। ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसके क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, वो आपको बतानी है, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो एटीपी होता है ना, कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा तुरंत ही एक ऊर्जा समृद्ध पदार्थ एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसका नाम, ये APPP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, इस देखो, प्रकाश की आवश्यकता का हम प्रदर्शन करेंगे। किसी गमले में लगे पौधे को अंधकार 48 से 72 घंटे रखने से पत्तियों का संपूर्ण मंड घुलकर दूसरों में अंगों में चला जाता है, ऐसे ये पत्ती मंड रहित कहलाती हैं। गमले में लगी किसी मंड रहित पत्ती
कि दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर, ये देखो ये पेपर क्लिप हम क्या करेंगे, लगा देंगे, स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। चित्र देखो, ऊपर के कागज पर कोई भी अक्षर या अन्य चित्र काटकर बनाया जा सकता है। कुछ समय 4-5 घंटे उपकरण को धूप में रख देते हैं, बाद में उपयुक्त पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। यह अक्षर या चित्र नीले या काले रंग में छप जाते हैं क्योंकि इन स्थानों पर प्रकाश मिला था तथा मंड बना है। इस प्रयोग में काले कागज के स्थान पर फोटोग्राफी की नेगेटिव प्लेट भी प्रयोग में ला सकते हैं। वैसा ही चित्र पॉजिटिव प्रिंट या स्टार्च प्रिंट के रूप में मंड में छप जाएगा। ये देखो ये से, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन करना है हमें। देखो, एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कॉर्क के साथ लेते हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये रबर के कॉर्क के इधर कॉर्क को 2 अर्ध को लंबाई में काट देते हैं। यहाँ से एक मंड रहित पत्ती को पौधे पर लगी हुई अवस्था में ही आधा बोतल के अंदर और आधा बाहर लगाकर कुछ समय के लिए उपकरण को धूप में छोड़ देते हैं। ये आधा अंदर आधा बाहर, और इसको धूप में छोड़ दिया। पौधे से पत्ती को अलग किया गया तो उसके वृंत को जल में डुबोकर रखना चाहिए। बोतल में पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन रखा जाता है जो बोतल के अंदर की वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। ठीक है भाई, पोटेशियम इसके डुबो कर रखा ताकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अवशोषित कर ले। प्रयोग में लाई गई पत्ती को पौधे से अलग करके मंड परीक्षण करने पर पता लगता है कि बोतल के अंदर भाग में कोई मंड नहीं बना, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बना है। देखो ये जो पत्ती का अंदर वाला भाग है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ठीक है, और बाहर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अंदर मंड नहीं बना जबकि बाहर मंड बना। तो इससे पता चलता है कि जिधर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उधर ही मंड बनता है, नहीं तो मंड नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, आमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो, आमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर या चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। कार्य क्या है इसके? इसका पहला कार्य भोजन को संग्रह करना होता है, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना होता है और भोजन का पाचन। ये 3 प्रमुख कार्य हैं। यकृत जिसे आप लीवर कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य बताना है। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, और ये हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है? यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो कि रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। पहला कार्य तो ये हो गया। फिर आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। हमारा जो खाना होता है ना पेट में, बहुत उसका एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए जो हमारा लीवर होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनी अम्ल के रूप में संचित रखता है। यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। यकृत शरीर के संचरण का रुधिर संचरित करता है। ये सारे काम है आपके लीवर के। यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य करते हैं। रुधिर में फाइब्रोनिजोन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में भी सहायता करता है। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ये सारे काम होते हैं यकृत के। अगला क्वेश्चन है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल आता है क्वेश्चन। तो यकृत द्वारा स्रावित क्षारीय पाचक रस पित्त रस कहलाता है जिसका संग्रह पित्ताशय में होता है। इसका क्रियास्थल ग्रहणी है। पित्त रस आंतों के एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। आमाशय से आई लुगदी को पतला करता है। पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? देखो, वर्तमान समय तक किए गए शोध कार्यों के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न तथ्य परिलक्षित हुए हैं। पादप के हरे भागों में
उपस्थित पर्णहरिम या क्लोरोफिल या सहायक वर्णों के द्वारा अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है, जिससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पादप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकाशिक राहों के माध्यम से होते हुए एटीपी और NADPH2 के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों को नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। श्वसन अंग जो है बच्चों, ये चित्र बनाना है और फिर वर्णन करना है। सबसे पहला अंग मनुष्य के श्वसन अंग, श्वसन तंत्र। मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है, अतः प्रमुख श्वसन में 2 फेफड़े जिन्हें लंग्स कहते हैं, इनकी वक्षीय पिंजर के अंदर स्थिति के कारण अनेक सहायक अंग भी महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसे नासाद्वार, नासागुहा। ठीक है, नासाद्वार और नासागुहा। नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक पर छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं, जिनसे वायु छन जाती है और उनकी धूल उनसे स्पर्श कर वहीं रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है, वायु नम हो जाती है। ग्रसनी, ग्रसनी ग्लॉटिस नामक छिद्र से ग्रासनली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिस त्वचा के एक उपास्थि युक्त कपाट एपिग्लॉटिस से ढका रहता है। श्वासनली, उपास्थि से बनी हुई श्वासनली गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह वलयों से बनी होती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट ना हो। फिर फुफ्फुस, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजन होते हैं, जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कार्य क्या है? पूरा कार्य अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट वे में मैंने लिख दिया है। देखो, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, ऐसे करते हैं ना, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कोशिकाओं को ढक लेती है। शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये होती है कार्यविधि। अब मानव का जो हृदय है, ये जो इसके चित्र बनाने के एग्जाम में आता है, ठीक है, ये हमारी महाधमनी होती है, ये हमारी फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये हमारी फुफ्फुस शिराएँ हैं, ये हमारा बायां अलिंद है, ये हमारा दायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये विभाजिका है, ये दायां निलय है। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है और बना के दिखाना है। कार्य देखिए, देखो हृदय का क्या कार्य है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है, 2022 में नहीं है तो इस साल आ सकता है। हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकोचन पर निर्भर करता है, जिन्हें ऐसे नोड नियंत्रित करता है। आलिंद एवं निलय का एकांतरित रूप में संकोचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर होता रहता है। हृदय में संकोचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं आलिंद की आंतरिक भित्ति में स्थित शिरा आलिंदीय नोड द्वारा प्रारंभ होता है और हृदय में संकोचन क्रिया सर्वप्रथम आलिंद से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम दोनों आलिंदों में संकोचन होता है और उनका रक्त अपने अपने दिशा के निलय में जाता है और आलिंद का संकोचन समाप्त होने पर दोनों आलिंद अपनी अपनी स्थिति में आना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे संकोचन अधिक होता है और वैसे ही शिराओं में रक्त इसमें आ जाता है। निलय में रक्त भर जाने पर निलय में आलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संकोचन होता है। इस संकोचन के कारण रक्त पर दबाव पड़ता है। निलय का संकोचन इसके संकोचन केंद्र आलिंद निलयी नोड से प्रारंभ होकर संचयी तरंगों में फैलकर दोनों निलयों में से एक साथ संकोचन होता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी धमनी से होकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। बाएं निलय का शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचता है तथा शिराओं द्वारा रक्त दोनों आलिंदों में फेफड़ों से वापस आ जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे हम रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वातपोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है? तो देखो, पहला होता है रंध्रीय वातपोत्सर्जन, लगभग 90% जल हानि रंध्रों द्वारा होती है। नेक्स्ट,
त्वचीय वातपोत्सर्जन लगभग 3 से लेकर 9% जल हानि बाह्य त्वचा या फिर उपचर्म से होती है। वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन काष्ठीय पौधों में लगभग 1% जल हानि वातरंध्रों से द्वारा होती है। इतना टाइप की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी बाह्य अंडप के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। खाली चित्र बना के दिखाना है। आवृत बीजी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, ये मैंने देखो बच्चों, परागण पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता। यह निषेचन से पहले की क्रिया होती है और निषेचन में नर व मादा युग्मों का संलयन होता है और यह परागण के बाद की क्रिया होती है। तो इस प्रकार निषेचन परागण से अलग है। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन का मतलब है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे हैं, है ना। परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन, अच्छा रहन सहन रख सकेगा। अब इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हो, तो मैंने छोटे में ही रखा है क्योंकि इसको आप अपने शब्दों में भी बढ़ा कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है? उदाहरण भी दीजिए। पिछले साल नहीं आया था तो इस साल आ सकते हैं। तो बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होता है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। और पौधों में कायिक जनन की दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो कलम लगाना है और दूसरा दाब लगाना। देखो कलम कैसे लगाया जाता है, इस तरीके से कटिंग बनाकर, है ना। और फिर ये दाब लगाते हैं, जैसे पेड़ के एक टहनी को अंदर दबा दिया जाता है और फिर वहाँ से जड़ निकलने लगता है। ठीक है, इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, जिसमें से एक कली निकलती है ना, उस टुकड़े को काट कर अलग लगा दिया जाता है और उससे बनता है नया पेड़ पौधा। और इसमें क्या होता है, एक टुकड़े के भाग को ज़मीन में गाड़ देते हैं, दाब लगाते हैं और उधर फिर यहाँ से फिर क्या निकल जड़ बनती है, तो इस इधर से काट कर फिर इसको अलग लगा दिया जाता है। ऐसे ये दिख रहा है आपको। कायिक जनन से क्या लाभ होता है? ठीक है, जिन पौधों में बीज नहीं बनते इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन। ये देख रहे हैं पुनरुद्भवन, चित्र एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार केचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना बच्चों, जैसे ये एक चीज़ है, इसको मैंने काट दिया ऊपर से, तो इधर ऊपर वाला भाग ये खुद अपने आप बना लेगा और ये जो नीचे का छूट गया ना, ये नीचे कैसा और ऑटोमेटिकली बना लेगा। तो ये होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन और मुकुलन में क्या अंतर है? देखो, जो पुनरुद्भवन होता है वो अपने टूटे हुए भाग को 1 से 2 और पूरा कर लेता है, और जबकि मुकुलन में क्या होता है, अगर चित्र में समझाऊँ, मुकुलन से एक अंकुर निकलता है जो कि बड़ा होता है। ठीक है, यहीं से इसी से ही निकलता है। पुनरुद्भवन में टूटा हुआ भाग अलग होके खुद वो उसको पूरा कर लेता है पुनरुद्भवन में। मुकुलन में क्या होता है, एक से कली निकलती है, जो कली दोबारा बड़ा बनता है और ये टूट के फिर अलग हो जाता है। तो ये अंतर है मुकुलन में और पुनरुद्भवन में। आगे बढ़ते हैं, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? हर साल आने वाला प्रश्न है। स्वपरागण क्या होता है? पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, और परपरागण पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। इसमें नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं
और इसमें अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेसर स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार की स्थिति स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाए, और इसमें नर और मादा भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प वर्तिकाएं पर पहुंच सकें। पुष्प प्राय सुगंध रहित होते, अनाकर्षक होते, छोटे और मकरंद रहित होते हैं। तो स्वपरागण अच्छा नहीं होता, पर परागण बेस्ट होता है। इसमें पुष्प, ठीक है, इसमें गंधयुक्त होता है, आकर्षक होता है, बड़े या छोटे समूह में, या और मकर कंद युक्त होते हैं। कुछ पौधों के पुष्प कभी खुलते ही नहीं है स्वपरागण में, और पर परागण में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, हर एक पुष्प खुलता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो लैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, और अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है लैंगिक जनन में, और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, और अलैंगिक जनन में निषेचन होता है। संतान पूर्णतः जनक के समान गुणों वाला होता है लैंगिक जनन में, और संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं अलैंगिक जनन में। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, उस कोशिका का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण हुआ है। ये मानव का शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुच्छ युक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में बनती है। ये नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणुजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर्य में सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। अगला है, परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये परागकण है, ठीक है। ये नामांकित चित्र बनाने के लिए आया था लास्ट ईयर, इस साल भी आ सकते हैं। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? तो गर्भ निरोधक की है यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि, अंतरागर्भाशय उपकरण, ठीक है ना। यांत्रिक भौतिक विधियां में जिसमें निरोध आ जाता है, ठीक है ना, पिल्स आ जाते हैं। रासायनिक विधि में पिल्स गोलियां दी जाती हैं। चिकित्सा में ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें भी IUCD है ना, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों, आराम से आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, प्रजनन रिप्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। कोई जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जैसे, ठीक है, आपकी मम्मी पापा की शादी हुई, उसके बाद आप हुए, ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रजनन है। जन्म देने की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जीवितों की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल का स्पर्म है, ये मेल का स्पर्म है। दोनों आके मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर आगे चलकर एक बेबी बनेगा। ये लैंगिक जनन होता है, ठीक है। ये नर जनन तंत्र है, ये मादा जनन तंत्र है। एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आ ही जाता है दोनों में से एक हर साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो ही है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्र के कार्य बताइए, ठीक है। तो ये पुष्प का नामांकित चित्र आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। ये अंडाणु है, ये बाह्यदल है, ये तंतु है, ये परागकोश है, ये आपका अंडाशय है, ये आपकी वर्तिका है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना। बाह्यदल क्या होता है बच्चों? ये हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का एक चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है। दल ये रंगीन होते हैं और परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। एड्रीनिशियम, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागण बनते हैं। परागण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है, ठीक है। फिर ये जायांग, इनकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पोल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग जायांग अंडाशय होता है जिसमें बीजांड या ओव्यूल होता है। बीजांड में मादा युग्मक अंड बनाता है और बीजांड से ही बीज बनता है। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। और यदि एक लिंगी पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तब पौधा उभयलिंगी कहा जाता है।
यदि नर पुष्प मादा पुष्प अलग अलग पौधा धारण करें तब पौधा एक लिंग या स्त्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है एग्जाम में। तो देख लीजिए, डीएनए क्या होता है? ये मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए अल्प मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसके अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे रहते हैं, और आरएनए में इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। डीएनए इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन, और इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल। डीएनए इसमें शर्करा डी ऑक्सीराइबोस पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है आरएनए में। इसका प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान रहता है और इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं रहता है। किसका? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का। इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज है और इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमरेज है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। इसकी खोज कब और किसने की? तो कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों में प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर, गाय की संतान गाय और हाथी की संतान सदैव हाथी ही रहती है। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का हम अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संकर द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक संकर क्या होता है? विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकर को एक संकर कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले सफेद फूल वाले पौधे के मध्य संकरण। अब द्विसंकर क्या होता है? जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकर कराया जाता है तो उसे द्विसंकर कहते हैं। जैसे पीले गोल बीज और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण, तो ये होता है द्विसंकर। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर। युग्म विकल्पी कारकों में से वह कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, और अप्रभावी युग्म विकल्पी कारकों जीन्स में से वह कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। एक लक्षण के विपरीत प्रभावों वाले दो पौधे का संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाला कारक जीन है, जैसे मटर के पौधे का लंबा होना। और इसमें दूसरा, किसी लक्षण के लिए प्रथम संकर पीढ़ी में जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता उनका कारक अप्रभावी कहलाता है, जैसे मटर के पौधे का बौनापन। अगला क्वेश्चन है, सम युग्मजी और विषम युग्मजी में क्या अंतर है? देखो, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी या फिर दोनों अप्रभावी हों तो इस लक्षण को कहते हैं सम, और विषम में जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो तो उसे विषम कहते हैं। ये लक्षण शुद्ध होता है और ये लक्षण संकर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा गुणसूत्र का चित्र। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डियर ने सन 1888 में गहरी अभिरंजित छड़ रचनाओं के लिए किया था जो केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती थी। ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन नामक प्रोटीन जालक संघ में बनते हैं। ठीक है, गुणसूत्रीय क्रोमोसोम का अर्थ है रंगीन कार्य। इसके कार्य क्या होते हैं? आनुवंशिकी में भूमिका
गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के भाग होते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से मिलते हैं ना, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? जीन्स। जनक की इकाई गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। प्रकार देख लीजिए, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होती है। लिंग गुणसूत्र, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र या फिर हेटेरोसोम कहते हैं। ये नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। प्रायः एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य के लिंग में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है और मनुष्य में 22 जोड़े कायिक या ऑटोसोम एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। टोटल मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष और महिला में 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, फर्क एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। अगला प्रश्न है, जीन का क्या अर्थ है? जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संरक्षण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था तथा जॉनसन ने इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। विशेषता क्या होती है जीन की? देखो, जीन गुणसूत्र के क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। जीन संरक्षण की इकाई है जो जनक से संतानों में पहुंचती हैं। जीन उत्परिवर्तन की इकाई, जिनका संरचना में परिवर्तन होता है। जीन की कार्यकी की इकाई है, ये जीवों की विभिन्न लक्षणों का नियमन करती हैं। जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं के संश्लेषण की सूचना होती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? ठीक है, तो जीवाश्म क्या होता है? प्राचीन काल जीवों के अवशेष जो आदिकाल में पृथ्वी पर रहते थे, बाद में विलुप्त हो गए, भूपटन की चट्टानों में परिरक्षित जीवाश्म विज्ञान या पुराजीव विज्ञान कहलाता है। इनसे हमें मतलब देखो क्या होता है जीवाश्म, जैसे हजारों सालों पूर्व हमारे जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, वहाँ पे कोई भी वायु नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो सब चीज़ केमिकल्स में परिवर्तित हो गए और बाद में वो क्या बन गए? जीवाश्म बन गए। जीवाश्मों का अध्ययन जीव जाति के उद्विकास का क्रम, जाति वृत्त का ज्ञान होता है। ठीक है, देखो जैसे ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं। जीवाश्मों की आय के निर्धारण हेतु तलछटी चट्टानों के उन स्तरों, आय नहीं यहाँ पर आयु होगा। ठीक है, आयु का निर्धारण किया जाता है जिनमें जीवांश मिलते हैं। आयु का निर्धारण चट्टानों में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों और उनके रेडियोधर्माविहीन समस्थानिक तत्वों के अनुपात से किया जाता है। इस प्रक्रिया को फॉसिल डेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? हर साल आने वाला प्रश्न है। सो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। देखो, जो मानव होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होता है। फर्क एक गुणसूत्र जोड़े का होता है। पुरुष में XY होता है और महिला में XX। जब पुरुष का X महिला के X से मिलता है तो स्त्री बनती है, और जब पुरुष का Y महिला के X से मिलता है तो पुरुष बनता है। इस तरीके से बनता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है, समजात समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आ जाता है, इसको देख लीजिए। समजात अंग क्या होता है? विभिन्न जीवधारियों में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी मूलभूत रचना उद्भव समान होता है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और इनकी बाह्य संरचना में भिन्नता आ जाती है। इनको समजात अंग कहलाता है, जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपात। ठीक है, चमगादड़ की पंख आदि विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, लेकिन इनकी मूल संरचना समान होती है। ठीक है, घोड़े के हाथ हैं और हमारे हाथ हैं, संरचना सेम है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। और समरूप में क्या होता है? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है, नाम का उल्टा। समरूप उल्टा लिखना है इसमें, ठीक है ना। तो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन आकृति में सब अलग अलग है, लेकिन कार्य सबका समान है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है?
तो आमाशय और क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का विसरण करता है। तो वो फ्लोएम होता है। जो पौधे में जल और खनिज लवणों का विसरण करता है वो जाइलम होता है। ठीक। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक। उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडेल ने प्रयोग किया था। तो वो कौन है बच्चों? मटर। ये प्रश्न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी आपने देख लिए हैं। अम्ल की भूमिका क्या होती है हमारे शरीर में? देखो, प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिजोन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन बदलता है। अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं, जिससे इसका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। लार की भूमिका क्या है ये बता चुके हैं। वातपुत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वातपुत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होती है। वातरंध्र और उपचर्म वातपुत्सर्जन में सहायक होते हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया उसको स्किप कर दे रहा हूँ। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है? इंसुलिन। प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण मतलब अपचयन होता है। यह क्रिया प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में होती है। इसके फलस्वरूप पौधे CO2 और H2O से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बनता है। 6CO2 + 12H2O प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति होगी। C6H12O6 बनेगा, पानी बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं और इनका जो कार्य होता है विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है एंजाइम। ठीक। जो क्वेश्चन हो गए उनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मानव सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र, ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो आप इसे ज़रूर बना लेना। धमनी और शिरा में अंतर है, ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा दिए हैं उनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता बड़े नंबर में, अभी आपके लिए वो सरप्राइज है। फाइटोहार्मोन पादप हार्मोन है जो पौधे की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, ठीक है, अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनका संश्लेषण तने या जड़ की शीर्ष कोशिकाओं से होता है। ये विसरण द्वारा अनेक भागों में पहुंचते हैं। ठीक है। देखो, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इससे मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़। कोशिकाएं रक्त शर्करा का उपयोग नहीं कर पाती। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं वसा तथा प्रोटीन्स का उपयोग करने लगती हैं। इससे विषाक्त कीटोन काय बनते हैं। इसकी अधिकता के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अतः मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, अभी आपने देखा भी होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है बच्चों? कह रहे मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो इसके दो नियम है। मेंडल ने मटर पर कार्य करते हुए वंशागति के सिद्धांतों को बताया, जिन्हें मेंडल की आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है। 2 नहीं 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? जब 2 शुद्ध गुणों लंबा व बौना, शुद्ध लंबा तो लंबा, बौना तो छोटा, संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण लंबा प्रकट होता है और अप्रभावी गुण बौना अभिव्यक्त नहीं होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लंबापन प्रभावी गुण है और बौनापन अप्रभावी गुण है। अगला है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के 2 पौधे या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करता है। किंतु दूसरी पीढ़ी
F2 के पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:1 में पृथक्करण हो जाता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियमन भी कहा जाता है। अगला है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसे स्वतंत्र अपविभवन का नियम भी कहते हैं। आप और ये चित्र बना देना। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और आपको ऐसे ही केमिस्ट्री के और जो फिजिक्स के वो भी क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा। बाकी एक बार चैनल को ज़रूर स्क्रॉल कर लें, मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, MCQ भी करा दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो सब कुछ करा रखा है, आप जाके देखिए। न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए हैं। तो बच्चों वीडियो को शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसे लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद।